प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं सुरेश कुमार, प्रवक्ता राजनीतिक शास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कथोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे प्रथम 3 आम चुनावों में प्रमुख विपक्षी दल कौन कौन थे, इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि विपक्षी दल होते क्या है। लोकतंत्र या शासन प्रणाली में पक्ष और विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत ने भी लोकतंत्र या शासन प्रणाली को अपनाया। लोकतंत्र या शासन प्रणाली में जहां पक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वहीं विपक्ष की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र शासन प्रणाली पक्ष और विपक्ष के सहयोग से ही चलती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में प्रथम 3 आम चुनावों में कौन कौन विपक्षी दल थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में मुख्य तौर पर 2 ही राजनीतिक दल विद्यमान थे, जिसमें एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग थी। भारत का विभाजन 1947 में हुआ, जैसे आप जानते हैं। 1947 में भारत के विभाजन के साथ ही मुस्लिम लीग के अधिकांश सांसद व विधायक पाकिस्तान चले गए थे, जिसके कारण भारतीय शासन व्यवस्था में अकेली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा कुछ अन्य छोटे मोटे राजनीतिक दल ही रह गए थे। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा 1952 में विधिवत रूप से प्रथम आम चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। उस समय चुनाव आयोग के द्वारा 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और 39 क्षेत्रीय दलों को मान्यता प्रदान की गई थी। 1952 में संपन्न हुए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस दल ने 3/4 से अधिक स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की कुल 489 स्थानों में से 364 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार का गठन किया था। प्रथम 3 आम चुनावों के समय विद्यमान मुख्य विपक्षी दल और उनके द्वारा प्राप्त स्थानों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहला मुख्य विपक्षी दल भारतीय साम्यवादी दल। प्यारे बच्चों, भारतीय साम्यवादी दल स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही अस्तित्व में आया था। इस दल का गठन उन नौजवानों ने किया था जो कांग्रेस पार्टी की नीतियों से संतुष्ट नहीं था। 1917 में जब लेनिन के नेतृत्व के अधीन रूस की धरती पर एक महान क्रांति हुई, तो कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट युवकों पर भी इस क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। अंत में इन नौजवानों ने 1924 में कानपुर में कुछ संगठनों का सम्मेलन किया और भारत में साम्यवादी दल की आधारशिला रखी गई। इस दल का विश्वास था कि भारत की समस्याओं का हल मार्क्स और लेनिन की विचारधारा के द्वारा किया जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनावों में 1952 में इस दल को लोकसभा में 16 स्थान प्राप्त हुए थे। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा दल भारतीय साम्यवादी दल था। 1957 में हुए दूसरे आम चुनावों में लोकसभा के साथ भारतीय साम्यवादी दल ने केरल विधानसभा में अपनी सरकार का गठन किया था। तो इस तरह भारतीय साम्यवादी दल
उस समय की भारतीय राजनीति में एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में था। दूसरा हमारा है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कांग्रेस पार्टी में विद्यमान समाजवादी विचारधारा वाले कुछ युवकों के द्वारा किया गया था। इस दल के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे। यह पार्टी समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास रखती है। इस पार्टी को प्रथम आम चुनावों में लोकसभा में 489 में से 12 स्थान प्राप्त हुए थे। तीसरा हमारा विपक्षी दल है किसान मजदूर प्रजा पार्टी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय समाजवादी विचारधारा पर आधारित एक दल के रूप में किया गया था। इस दल ने किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए इस दल का वास्तव में गठन किया गया था। जैसे शब्द से ही स्पष्ट होता है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, मतलब किसानों के हितों की पार्टी। इस दल को प्रथम लोकसभा चुनावों में 1952 में जो हुए थे, मात्र 9 स्थान किसान मजदूर प्रजा पार्टी को प्राप्त हुए थे। अगला हमारा है विपक्षी दल हिंदू महासभा। हिंदू महासभा कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के पश्चात तीसरा सबसे पुराना दल है। हिंदू महासभा का गठन 1916 में डॉक्टर हेडगेवार के प्रयत्नों से हुआ था। इस दल का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना और उसका प्रचार करना था। 1952 के प्रथम आम चुनावों में इस दल को लोकसभा में कुल 4 स्थान प्राप्त हुए थे, परंतु 1957 और 1962 के लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में इस दल को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। अगला हमारा विपक्षी दल है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 2 समाजवादी दलों के विलय के पश्चात हुआ था। 1952 के आम चुनावों के पश्चात 2 समाजवादी दल, एक समाजवादी दल और दूसरा किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इन दोनों पार्टी का आपस में विलय हो गया था। विलय के पश्चात जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई थी। 1957 के दूसरे आम चुनावों में लोकसभा में इस पार्टी को, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 19 स्थान प्राप्त हुए थे और 1962 के आम चुनावों में लोकसभा में इस पार्टी को 12 स्थान प्राप्त हुए थे। अगला जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है वह भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ नामक दल का गठन 1951 में हुआ था। इस दल के संस्थापक हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके महासचिव थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू धर्म व संस्कृति की रक्षा के कट्टर समर्थक थे। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार प्रस्तुत किया था। भारतीय जनसंघ ने 1952 में हुए आम चुनावों में 3 स्थान प्राप्त किए थे। 1957 के आम चुनावों में जनसंघ ने 4 स्थान प्राप्त किए थे और 1962 के आम चुनावों में भारतीय जनसंघ को 14 स्थान प्राप्त हुए थे। अगला हमारा विपक्षी दल है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी का गठन द्वितीय आम चुनाव के पश्चात 1959 में हुआ था। इस दल के संस्थापकों में हम सी राजगोपालचारी तथा मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेसी नेताओं को शामिल कर सकते हैं। इस दल का विश्वास था कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे और लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करे।
यह दल निजी क्षेत्रों को खुली छूट देने के पक्ष में था। उद्योगों और व्यवसायियों को लाइसेंस नीति में ढील देने के कारण इस दल ने जिम्मेदार राजा, महाराजा और उद्योगपतियों को अपनी ओर आकर्षित किया था। 1962 में हुए आम चुनावों में इस दल को लोकसभा में 18 स्थान प्राप्त हुए थे। अगला हमारा जो मुख्य विपक्षी दल है वो है द्राविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसे हम डीएमके दल के नाम से भी जानते हैं। 1915 में तमिलनाडु में गैर ब्राह्मणों ने द्राविड़ संघ नामक एक संस्था स्थापित की थी। यह संस्था जस्टिस नामक समाचार पत्र निकालती थी, जिसके कारण यह जस्टिस पार्टी के नाम से विख्यात हो गई। 1942 में पार्टी में मतभेद होने के कारण श्री अन्नादुराय ने अपने साथियों के साथ जस्टिस पार्टी से पृथक होकर द्राविड़ कड़गम नामक एक पृथक संगठन स्थापित कर दिया। 1967 में इस दल ने तमिलनाडु में अपनी पहली बार सरकार बनाई थी। 1952 और 1957 में हुए लोकसभा के चुनावों में इस दल ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन 1962 में लोकसभा के आम चुनाव में इस पार्टी ने 7 सीटें जीतकर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की थी। वर्तमान समय में द्राविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। यह दल वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो बच्चों, आज हमने जो हमारे प्रथम 3 आम चुनावों में कौन कौन से विपक्षी दल थे, इनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा कि 1952 से लेकर 1962 तक जो हमारे 3 आम चुनाव हुए, उस समय हमारे भारतीय राजनीति में कौन कौन से जो है विपक्षी दल मुख्य तौर पर थे। हमने पढ़ा कि 1952 से लेकर 1962 तक जो विपक्षी दल थे भारतीय साम्यवादी दल, उसके साथ हमने पढ़ा सोशलिस्ट पार्टी, उसके साथ हमने पढ़ा किसान मजदूर प्रजा पार्टी, उसके साथ हमने विपक्षी दल के रूप में पढ़ा हिंदू महासभा, उसके साथ हमने पढ़ा विपक्षी दल के रूप में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उसके साथ हमने पढ़ा भारतीय जनसंघ, हमने पढ़ा स्वतंत्र पार्टी के बारे में, हमने विपक्षी दल के रूप में पढ़ा द्राविड़ मुनेत्र कड़गम। तो 1952 से लेकर 1957 तक ये हमारे भारतीय राजनीति में 3 आम चुनावों में मुख्य विपक्षी दल के रूप में विद्यमान थे, जिन्होंने विपक्ष की भूमिका अपनी निभाई थी। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। धन्यवाद।